हेलो दोस्तों, मेरा नाम आदित्य कुमार है और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल द वे ऑफ सक्सेस। तो दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में क्लास 10 का चैप्टर 1 केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन का पार्ट 3 को हम लोग पढ़ेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। और वीडियो में आगे इससे पहले ना मैं आप लोग से माफ़ी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि मैं उतना दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर पाया किसी कारणवश। लेकिन मैं आपसे डेली वीडियो अपलोड करूँगा, तो आप लोग चैनल पे एक्टिव रहिएगा, वीडियो को अच्छे से देखिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम अभी पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ेंगे, है ना। और इसको समझना भी जरूरी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को। आप यहाँ पे देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है, तो वीडियो को ना गौर से देखिएगा, नहीं तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। मैं तो उसको जूम कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है क्या, तो सुनिए। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक वैसा रिएक्शन होता है जिसमें कि समझो ना, एक एलिमेंट है ना, और एक ना एक कोई सॉल्टिक सॉल्यूशन होगा, कुछ कंपाउंड होगा। अब होगा क्या ना कि वो जो एलिमेंट है ना, जो सिंगल एलिमेंट है, उस कंपाउंड के आयंस को, यानी उस कंपाउंड जो एक वैसा चीज जो कि उस एलिमेंट को कंपाउंड बनाने हेल्प कर रहा है, उसको डिस्प्लेस कर देगा। तो पहले ना इसको एक समझते, आपको ना एक एक्टिविटी है, मतलब एक्टिविटी समझो, एक एक्टिविटी उस एक्टिविटी समझता है, ठीक है। उसका फिर आगे हम लोग देखेंगे। तो एक्टिविटी देखिए, आपको ना 3 आयरन नेल लेना है, 3 आयरन लेंस लेना है, यानी ऐसे समझ जाइए ना, कील, ठीक है। और आपको क्या करना है, उसको सैंड पेपर से रब करना है। सैंड पेपर आता है, आप जाके कहीं से भी केमिस्ट की दुकान से, नहीं तो आप स्टेशनरी दुकान से भी आपको मिल जाएगा, है ना। और आपको 2 टेस्ट ट्यूब लेना है ना, एक ए और बी, और दोनों टेस्ट ट्यूब में 10-10 ml कॉपर सल्फेट सोल्यूशन डाल देना। यानी 3 आयरन लेंस था, है ना, 3 काटी था, और ना 2 आपका टेस्ट ट्यूब था जिसमें कि 10 ml क्या है, कॉपर सल्फेट, ये कंपाउंड, ठीक है। और 2 आयरन नेल को ना आपने एक रस्सी से बांध करके इस तरीके से आपने कॉपर सल्फेट बी टेस्ट ट्यूब है उस सोल्यूशन में आपने डाल दिया 20 मिनट के लिए। मैंने क्या बोला कि 3 आयरन लेंस था जिसमें से 2 आयरन नेल्स को आपने टेस्ट ट्यूब बी में डाल दिया 20 मिनट के लिए कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में, ठीक है। और एक नेल को आपने साइड में रख दिया, ठीक है, ऐसे उसको कंपैरिजन करने के देखने के लिए। जैसे ही आपने 20 मिनट बाद उस आयरन नेल को कॉपर सल्फेट यानी जो बी टेस्ट ट्यूब में डाले तो उसको हमने निकाला, तो आप देखेंगे कि जो ब्लू कलर था पहले से, ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, है ना, आप देखेंगे ना कि जो बी टेस्ट ट्यूब था उसमें जो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन होगा ना, उसका कलर हो जाएगा ब्लू, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जैसे ही ना, अब उसका आप कंपैरिजन कीजिए। देखिए, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको देखिए, एक बार और रिकैप करते हैं। 3 टेस्ट ट्यूब, 3 आयरन नेल था जिसमें से 2 हमने इसमें डाला। पहले इसका कलर ऐसे था, लेकिन जैसे ही डाला ना तो आयरन ने ना कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन किया और इस सोल्यूशन का कलर हो गया ब्लू, ठीक है। और जो एक ये हो गया, है ना, और जो आयरन का जो कलर हो गया वो हो गया ब्राउन, है ना। तो अब कंपैरिजन कीजिए दोनों टेस्ट ट्यूब को, यानी जब पहले दोनों का कलर व्हाइट था, लेकिन जैसे ही हमने डाला तो आयरन रिएक्ट किया कॉपर सल्फेट के साथ, और हुआ क्या कि जो कॉपर सल्फेट का जो सल्फेट था ना, वो भाग गया आयरन के पास और कॉपर को अलग कर दिया, इसलिए इसका कलर हो गया ब्लू। और उसके बाद देखिए, और इसका कलर क्या हो गया, ब्राउन हो गया। तो आप इसको कंपैरिजन कर सकते हो। तो यहाँ पे अब क्या देखिएगा, इसका कलर क्या नॉर्मली है और इसका कलर ब्राउन हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि जो Fe है ना, उसने क्या किया, कॉपर सल्फेट को डिस्प्लेस कर दिया, यानी Fe ने क्या किया, SO4 को ले लिया और Cu को छोड़ दिया, ठीक है। तो हमें इससे ये पता चलता है कि जो आयरन है ना, वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए कॉपर के आयन को उसने खींच लिया अपने तरफ, Fe2SO4 बना दिया और बच गया Cu, ठीक है। तो ये हो गया क्योंकि आयरन क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है। तो अब चैप्टर 3 में पढ़ेंगे एक रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है।
उसमें आप देखेंगे चैप्टर 3 जो मेटल नॉन मेटल है उसमें हम लोग देखेंगे, है ना, कि कौन एलिमेंट किससे ज़्यादा कितना रिएक्टिव है। तो एक बार हम लोग उसको देख ही लेते हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं तो फिर रिएक्टिविटी सीरीज में अगर दिक्कत आ रहा है तो फिर एक बार देख लेते हैं, है ना। और मैं उसको ना अभी आपको एक याद करने का ट्रिक बता दूंगा, जो ट्रिक आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो। इसको याद करने का बहुत इंटरेस्टिंग सा ट्रिक है ना। देखिए ये है रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। ये क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज है। और ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है, इसी रिएक्टिविटी सीरीज से हमें पता चलेगा कि Cu से ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, आयरन है। देखिए यहाँ पे Cu है, यहाँ पे Fe है, तो जो जितना ऊपर वो उतना ज़्यादा रिएक्टिव। तो Fe क्या है, मोर रिएक्टिव देन Cu, ठीक है दोस्तों। तो Cu से ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, Cu से ज़्यादा रिएक्टिव Fe है, तो यानी आयरन है। तो उसको याद कैसे करेंगे, देखिए पहले यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे ऊपर पोटाशियम है, सोडियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड, है ना। इस ऊपर वाले सबसे मोस्ट रिएक्टिव, है ना, रिएक्टिविटी नीचे जाओगे रिएक्टिविटी घटेगा, और सबसे कम जाने वाले रिएक्टिव वाले लीस्ट रिएक्टिव। अब समझिए इसका ट्रिक याद रखिए। देखिए एक ट्रिक है, केदारनाथ का माली आलू जराफी के पकाता है, क्यूट हरी आएगी और पीटेगी। मैंने क्या बताया, एक रिएक्टिविटी सीरीज का सबसे बेस्ट याद करने का तरीका क्या है, केदारनाथ का माली आलू जराफी के पकाता है, क्यूट हरी आएगी और पीटेगी। कैसे, देखो, केदार के से पोटाशियम, नाथ Na, का Ca, माली Mg, आलू Al, जरा फीके पकाता है, फीके जरा, फीके Fe, फीके पकाता है, Pb, फीके पकाता है से हाइड्रोजन, क्यूट हरी Hg, क्यूट हरी आएगी और पीटेगी, ठीक है। लास्ट में Pt जिसे हम लोग प्लैटिनम कहते हैं, ठीक है। तो जो प्लैटिनम भी होता है सबसे लेस रिएक्टिव होता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव पोटाशियम, उसके बाद सबसे कम तो Pt। तो क्या हो जाएगा, केदारनाथ का माली, आप लोग नोट कर सकते हो, केदारनाथ का माली, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, क्यूट हरी आएगी और पीटेगी, ठीक है। तो इससे आप लोग याद कर सकते हो। तो मैं आपको क्या बताऊं, क्यूट हरी आएगी और पीटेगी। तो ये आपका ट्रिक हो गया, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, क्यूट हरी आएगी और पीटेगी। तो हर चीज से एक है, केदारनाथ का माली, है ना। तो केदार के से पोटाशियम, नाथ Na, का माली Mg, माली आलू जरा फीके पकाता है, क्यूट हरी आएगी और पीटेगी, ठीक है। तो ये इस तरीके से याद कर लीजिएगा। तो यानी कहने का मतलब ये है कि इनमें से ज़्यादा रिएक्टिव कौन था पहले वाले रिएक्शन में। पहले रिएक्शन में आयरन ज़्यादा रिएक्टिव था, इसलिए उसने डिस्प्लेस कर दिया CuSO4 को, और SO4 को ले लिया और Cu को सेपरेट कर दिया, ठीक है दोस्तों। अब सुनो, तो कहने का मतलब यह है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक वैसा रिएक्शन होता है जिसमें कि एक मेटल दूसरे कंपाउंड के आयन को खींच लेता है और उस कंपाउंड से उसका मेन एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन विच ए मेटल रिएक्ट विथ अनदर रिएक्टेंट एंड डिस्प्लेस दैट मेन एलिमेंट, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हो और कुछ एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के, जैसे आप लोग यहाँ पे देखिए, Zn प्लस USO4 इट गिव्स ZnSO4 प्लस U। इसका मतलब Zn क्या है, मोर रिएक्टिव देन Cu। PbCl2 यानी कॉपर क्लोराइड, है ना। तो रिएक्शन करता और क्या देता है, PbCl2 प्लस Cu, यानी Pb मोर रिएक्टिव देन Cu एंड कॉपर इज लीस्ट रिएक्टिव, ओके। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, जिंक एंड लीड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स देन कॉपर,
सो दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड। जिंक और लेड क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए उसने कॉपर को उसके कंपाउंड से क्या कर दिया, अलग कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब एक रिएक्शन है जो कि इंपॉर्टेंट है, तो आगे देखते हैं, नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हाट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है। तो देखिए इसको इस तरीके से समझिए कि दो कंपाउंड होगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दो कंपाउंड होगा, ठीक है, दो कंपाउंड होगा, मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दो रिएक्टेंट होंगे, दोनों रिएक्टेंट कंपाउंड होंगे। अब हुआ क्या कि इन दोनों रिएक्टेंट में जो ज्यादा रिएक्टिव कंपाउंड होगा उसका मेन एलिमेंट दूसरे क्या है, मतलब दूसरे कंपाउंड के मेन एलिमेंट से अपना आयंस को एक्सचेंज कर लेंगे, डिस्प्लेस कर देंगे। यानी इसका सोडियम इस कंपाउंड के बेरिलियम को डिस्प्लेस करके इसका Cl2 ले लेगा, और बचा क्या, इसमें तो अपने छूट गया SO4, तो SO4 चल जाएगा Ba के साथ, बेरियम के साथ। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज ए रिएक्शन इन विच टू रिएक्टेंट्स, है ना, टू रिएक्टेंट्स एक्सचेंज देयर आयंस, है ना, एंड देन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी जो रिएक्शन हो रहा है ना, अब देखिए यहाँ पे पढ़िए, दिस इनसोल्यूबल सब्सटेंस फॉर्म्ड नोन एज प्रेसिपिटेट एंड एनी रिएक्शन प्रोड्यूस प्रेसिपिटेट आर कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसको याद कर रहा है। अब देखिए ये रिएक्शन हुआ, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के बीच में रिएक्शन हो रहा है, और क्या बन रहा है, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। ठीक है, NaCl सॉल्ट, दोनों सॉल्ट है, सॉल्ट बन रहा है। अब हुआ क्या ना कि ये जो रिएक्शन जो बन रहा है ना, ये जो BaSO4 है, ये एक प्रेसिपिटेट है। प्रेसिपिटेट मैंने आपको बताया था, ये एक फ्री क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है कि कंपाउंड का, है ना, जो कि हल्का सा फ्रीज होता है, जमा हुआ टाइप का रहता है। मैंने ना आपको प्रेसिपिटेशन तो इसी टाइप का प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, इसी टाइप के रिएक्शन को हमने आगे चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था, अगर आपको याद होगा तो। ठीक है, तो उसको आप एक बार देखे होंगे कि ना, आपको याद नहीं है, आप रिवीजन किए कि नहीं। ये वाला जो रिएक्शन था ना, ये वाला एक्टिविटी 1.2 वाला, ये वाला एक्टिविटी, ये वाला, इसमें क्या हो रहा था कि लेड नाइट्रेट रिएक्ट कर रहा था पोटेशियम आयोडेट के साथ, और येलो प्रेसिपिटेट बना रहा था। अगर आप ये वीडियो नहीं देखे हो तो जाओ वीडियो को स्टार्टिंग में, वीडियो का फर्स्ट पार्ट है ना, चैप्टर का फर्स्ट पार्ट आप लोग अच्छे से देखो तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो उस चीज़ को आपको देखना समझना है, तो वो अलग चीज़ था, आपको देख सकते हो। प्रेसिपिटेट आपको मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिए, तो वैसा रिएक्शन जिसमें कि प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस होता है, तो वो कौन सा रिएक्शन होगा, प्रेसिपिटेट रिएक्शन होगा। और ये कौन सा रिएक्शन होगा, प्रेसिपिटेट रिएक्शन के साथ साथ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हुआ। ठीक है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज ए रिएक्शन इन विच टू रिएक्टेंट एक्सचेंज देयर आयंस एंड प्रोड्यूस्ड समथिंग एंड प्रोड्यूस देयर प्रोडक्ट जस्ट लाइक BaSO। एग्जाम्पल में आप लोग लिख सकते हो इस इक्वेशन को। तो ये कौन सा रिएक्शन होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आगे देखते हैं, आगे एक इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, है ना, आपको जो यहाँ पे वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, तो उसको हम हटाते हैं। यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, द रिएक्शन इन विच एन एक्सचेंज ऑफ आयंस, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, द रिएक्शन इन विच, है ना, रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है क्या, तो आम जल में सोचिए कि ऑक्सीडेशन उन्हें कहते हैं कि जब किसी भी कंपाउंड में, चाहे किसी भी चीज में, जब ऑक्सीजन किसी भी एलिमेंट के साथ, चाहे किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन ऐड होता है, चाहे हाइड्रोजन कम होता है, हाइड्रोजन निकल जाता है। यानी जब किसी कंपाउंड में, जैसे मतलब अलग से हाइड्रोजन है, तो जब उसमें हाइड्रोजन निकल जाएगा, नहीं तो चाहे उसमें ऑक्सीजन ऐड होगा, तो उस रिएक्शन को हम लोग ऑक्सीडेशन कहेंगे। और जब किसी भी एलिमेंट में, चाहे किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन रिलीज होगा, चाहे हाइड्रोजन ऐड होगा, तो हम लोग उसे रिडक्शन कहेंगे। तो मैंने क्या बोला कि ऑक्सीडेशन उसे कहते हैं जब किसी एलिमेंट में, चाहे जब किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन ऐड हो, नहीं तो हाइड्रोजन रिलीज हो, हाइड्रोजन उससे अलग हो जाए, तो कौन सा, ऑक्सीडेशन। और जब रिडक्शन में, जब उसमें
हाइड्रोजन ऐड हो, नहीं तो ऑक्सीजन रिलीज हो तो रिडक्शन। नॉर्मली इतना याद करिए, जब किसी एलिमेंट या कंपाउंड में ऑक्सीजन ऐड हो तो ऑक्सीडेशन, और नॉर्मली आप इतना याद कीजिए कि जब रिडक्शन में, रिडक्शन उससे कहते हैं जब नॉर्मली किसी भी कंपाउंड या एलिमेंट में हाइड्रोजन ऐड हो तो वो क्या हो जाएगा, रिडक्शन। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे आप आगे देख सकते हैं, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक रिएक्शन है Cu प्लस O2। Cu क्या था, कॉपर, ऑक्सीजन O2। तो Cu में क्या ऐड हो रहा है, क्या ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, और ऑक्सीजन ऐड हो के वो क्या बना रहा है, CuO, है ना। इसको हम लोग बाहर से हीट दे रहे हैं, बाहर से दे रहे हैं, हीट प्रोड्यूस नहीं कर रहे थे, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, मैंने आगे डिस्कस किया था पहले आगे में। तो Cu प्लस O2 तो रिएक्ट किया और क्या बना, CO। तो यानी कौन से रिएक्शन हो गया, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्यों ऑक्सीडेशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ है, ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो, अब है ना, इसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ इसलिए क्या बनाया, कॉपर ऑक्साइड बनाया। अब क्या हुआ कि इस UO में हम लोग हाइड्रोजन को ऐड कर दें, है ना, और इस रिएक्शन में हीट दे अलग से, तो होगा क्या, जो CuO था यानी हीटेड मटेरियल, सॉरी मतलब ना, इस रिएक्शन में जो CuO था इसमें अलग से हम हीट दें, क्योंकि इसमें हीट दिए हैं तो ये हीटेड मटेरियल पहले से ही गर्म है। अब होगा क्या कि जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुआ था, है ना, तो जो कॉपर, जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता कॉपर का, तो CuO बनाया था, और इसका जो ऊपर का सरफेस होता ना, इसका कलर हो गया था ब्लैक। इसका कलर क्या हो गया था, ब्लैक हो गया था। और जैसे ही हमने इसमें हाइड्रोजन के साथ ऐड किया, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया, तो ये जो था इसका ब्लैक कोटिंग हट जाएगा, और जो पहले जो Cu था वो हमें वापस से ऑब्टेन्ड हो जाएगा। यानी हाइड्रोजन ऐड हुआ था, देखिए हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराए तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को खींच लिया और क्या बनाया, वाटर, और Cu हमको अलग से मिल गया। ठीक है, तो ये था रिएक्शन। तो ये कौन सा ऑक्सीडेशन हो गया और ये रिडक्शन हो गया, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ और इसमें क्या हुआ, हाइड्रोजन ऐड हुआ है। तो ये चीज याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं। तो वैसे सब्सटेंस जो कि ऑक्सीजन को गेन करते हैं किसी भी रिएक्शन में, तो हम लोग कह सकते हैं कि वो ऑक्सीडाइज हो गए। वो क्या हो गए, ऑक्सीडाइज हो गए हैं। और वैसे सब्सटेंस, है ना, जो कि ऑक्सीजन को लूज करते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं वो रिड्यूस हो गए हैं। तो ये चीज होगा, तो जब ऑक्सीजन ऐड होगा तो ऑक्सीडाइज, रिड्यूस होगा तो वो रिड्यूस्ड। ठीक है, अब देखिए, तो इस रिएक्शन में ना जो कॉपर था वो ऑक्सीजन को लूज कर रहा था, इसलिए वो रिड्यूस हो गया, है ना। और हाइड्रोजन क्या हो रहा था, लिया जा रहा था ऑक्सीजन की तरह, और ऑक्सीजन भी क्या हो रहा था, ऑक्सीडाइज हो जा रहा था, है ना। द हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन का ऑक्सीजन को ले रहा था, तो वो क्या, वो भी ऑक्सीडाइज हो रहा था कि नहीं हो रहा था, तो ऑक्सीजन को ले रहा है ना। मैंने क्या बताया, जब कोई भी एलिमेंट या कंपाउंड ऑक्सीजन को लगता है ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। तो क्या कहने का मतलब ये है कि एक रिएक्टेंट जो क्या हो रहा है, यानी CO था वो ऑक्सीजन को रिलीज कर रहा है, यानी वो रिड्यूस हो रहा है, और हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन को वो ले रहा है। तो कहने का मतलब है कि एक रिएक्शन ऐसा भी हो सकता है जिसमें एक रिएक्टेंट क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, और दूसरा रिएक्टेंट जो है वो रिड्यूस हो रहा है ना। तो जब भी किसी रिएक्शन में, while during any reaction, one reactant get oxidized and second reactant get reduced. So this type of reaction is called oxidation reduction reaction और redox reaction। कहने का मतलब ये है कि जब किसी भी रिएक्शन में अगर एक कंपाउंड चाहे एक एलिमेंट रिड्यूस हो रहा हो और दूसरा क्या हो रहा हो, ऑक्सीडाइज हो रहा हो, तो इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, नहीं तो रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए CaO था, ये क्या हो रहा था, रिड्यूस हो रहा था क्योंकि ऑक्सीजन को रिलीज कर रहा था, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को ले रहा था इसलिए ऑक्सीडाइज हो रहा था। तो कुछ और रेडॉक्स रिएक्शन की एग्जाम्पल है तो उसको देख लीजिए, जैसे कि ZnO प्लस C। तो Zn, है ना, ये ऑक्सीजन को रिलीज कर दिया, यानी क्या हो गया, रिडक्ट हो गया, है ना। और C क्या लिया, ऑक्सीजन ले लिया, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, है ना। उसके बाद MnO, है ना,
+4Cl, है ना, प्लस अब देखो MnCl2 हो गया, ऑक्सीजन को रिलीज हो गया तो रिडक्ट हो गया, है ना, तो और हाइड्रोजन ऑक्सीजन को ले लिया, है ना, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। तो ये सब चीज़ है। तो कहने का मतलब ये है कि कभी कभी होता क्या है कि किसी एक रिएक्शन में ऑक्सीडाइज होता है, कोई रिडक्ट हो जाता है। तो देखिए इस रिएक्शन में तो ये था, यहाँ पे मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, है ना। अब इस रिएक्शन में होगा क्या, अब इस रिएक्शन में होगा क्या, तो सुनिए अब इस रिएक्शन में हुआ क्या। अब कार्बन जो था यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला रिएक्शन में यहाँ पे जो कार्बन तो था वो क्या ऑक्सीडाइज हो गया और Zn क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। और इसी तरीके से दूसरा में क्या आ गया, MnO जो था वो रिड्यूस हुआ और जो हाइड्रोजन HCl था उसमें से हाइड्रोजन क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। तो ये सब हो गए एक ऐसे ऑक्सीजन को लेना और ऑक्सीजन को छोड़ना, है ना। तो यहाँ पे वो चीज़ हो गया। जैसे कि आप एक ना एक्टिविटी को रिकॉल कीजिए, आप पढ़े थे मैग्नीशियम रिबन को जब हम लोग बर्न करते तो डेजलिंग फ्लेम, है ना, वाइट बहुत चमकता है ना, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, मैग्नीशियम क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो ये सब चीज़ें ठीक है, तो याद रख लीजिएगा। उसके बाद हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है ना, और ये इंपॉर्टेंट भी है। तो जब व्हाट यू एब्जॉर्ब द इफेक्ट ऑफ एब्जॉर्ब द इफेक्ट ऑफ एब्जर्व, हाँ, द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। जब ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है तो उसका क्या इफेक्ट्स आप रोजाना मतलब आम दिनचर्या में आप लोग उसको देखते हो, समझते हो। तो सुनो होता क्या है ना, आप कोरोजन पहले पढ़ा होगा, कोरोजन को समझोगे, है ना। जैसे कि कोई भी शाइनी पार्टिकल, जैसे खास करके आयरन के पार्टिकल्स, आयरन के सब्सटेंसेस, है ना, जो कि कोरोड हो नहीं जाते, रस्ट लगता है, रस्ट देखे हो, रस्ट, तो वो क्या हो रहा है, एक प्रकार का कोरोजन है, कोरोजन है कि नहीं। वो क्यों हो रहा है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है किससे, आयरन के साथ, और उसको खराब कर रहा है, उसको रस्ट कर रहा है। तो होता है क्या है ना कि जब आयरन रस्ट होता है तो उसमें रेडिश ब्राउन कलर का पाउडर, है ना, रेडिश ब्राउन कलर का कोटिंग हो जाता है, और बाद में ना पाउडर आप उसको साफ कीजिएगा तो देखें अजीब सा वो पाउडर की तरह गिरते रहता है, अजीब सा। तो उसको हम लोग रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं, है ना। तो ये हो गया एक ऑक्सीडेशन का एक इफेक्ट जो कि आयरन के साथ होता है। कुछ और इसी तरीके से कुछ और मेटल्स के साथ भी ऐसे ही होता है ना। अब क्या होता है कि उससे कलर में बदलाव हो जाता है, आयरन कलर कुछ और था, हो गया कुछ और, है ना। तो ये हो गया, ठीक है। तो ये सब होता है ना। अब जैसे कि व्हेन ए मेटल अट्रैक्ट बाय एनी सब्सटेंस सच एज मॉइस्चर एसिड्स, है ना, एसिड के साथ और नमी के साथ भी जब वो रिएक्शन करता था ना, उस दौरान भी वो कोरोड होता है। तो इस तरह का प्रोसेस को हम लोग कोरोशन कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि व्हेन एनी मेटल स्पेशली आयरन इज कोरोडेड जस्ट लाइक बाय ऑक्सीजन, है ना, तो दिस टाइप ऑफ प्रोसेस इज कोरोजन, है ना। और ये चीज़ मॉइस्चर के साथ भी और एसिड के साथ भी वही होता है। हम देख सकते हैं जब कोई चीज़ कोरोड हो जाता है तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। उसके बाद जैसे कि अब सिल्वर जो होता है ना, वो जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो उसके ऊपर ना ग्रीन कलर का कोटिंग आ जाता है ना। और कोटिंग सॉरी क्या लिखा है भाई, लिखा है हाँ, सिल्वर के ऊपर ब्लैक कलर का कोटिंग आ जाता है जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, और कॉपर के ऊपर ग्रीन कलर का कोटिंग हो जाता है। तो ये भी एक कोरोजन का एग्जांपल है। तो कलर में बदलाव आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि कोरोजन क्या लीड कर सकता है, आपका रस्ट, ठीक है। कोरोजन क्या लीड करता है, कोरोजन में कोरोड जैसे कि रस्ट। उसके बाद कलर में चेंज जैसे कि ग्रीन कलर ऑफ कॉपर एंड ब्लैक कलर ऑफ सिल्वर, ठीक है। तो इसको याद कर लीजिएगा। पहला बात रस्टिंग ऑफ आयरन, ये होता है किसमें, कोरोजन में। दूसरा ग्रीन कलर ऑफ कॉपर और ब्लैक कलर ऑफ सिल्वर। तो ये सब कोरोजन के डे टू डे लाइफ में इफेक्ट्स हैं जो कि होता है ना। जितने भी जो कोरोजन होता है वो हमारे कार बॉडीज, कार के पार्ट्स को, ब्रिजेस को, आयरन रेलिंग्स को, रेलिंग आप लोग समझते होंगे,
सीपेज को, है ना, रेलिंग से समझिए ना, जो कि छत पे नहीं देखता है, किनारे किनारे से लोहा का रेलिंग लगा रहता है, तो वो सब हो गया उस तरीके से। तो ब्रिजेस, कार बॉडीज, रेलिंग, शिप्स, है ना, जितने भी आयरन के सामान होते हैं, खास करके इस टाइप के मेटल्स में कोरोजन होता है ना, और ये बहुत खतरनाक होता है जी। आपको अगर हो गया तो भाई किसी कोरोड मेटल से आपको चोट लग गया तो भाई समझ रहे हो ना आप लोग, वो टेटनस का सुई लेना पड़ जाएगा। और टेटनस अगर किसी इंसान को हो जाता है ना तो बहुत दर्दनाक मौत होता है, उसका इलाज मतलब ना के बराबर है, उसमें जो भी इंसान को होता है मर ही जाता है वो, तो बहुत खतरनाक हो जाता है। ठीक है, तो है ना, आगे देखते हैं। तो ये आपका कोरोजन मैं उम्मीद करता आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी, अब ये होता क्या है, देखो, हैव यू एवर टेस्ट और स्मेल्ड द फैट ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल्स अलॉन्ग ए टाइम? क्या आपने फैट और चाहे ऑयल कंटेन किए हुए किसी भी फूड मटेरियल का भी लॉन्ग टाइम तक रख के उसको सूंघा है ना? सूंघा, पता सूंघा होगा। तो जब किसी भी ऑयल से फैट फूड मटेरियल्स को, जो फैट वाले फूड मटेरियल्स होगा जिसमें ऑयल बहुत ज़्यादा है, अब बहुत उसको लंबे समय तक छोड़ देंगे ना तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, है ना, और वो क्या हो जाएगा, रेंसिड हो जाएगा। यानी रेंसिड मतलब थोड़ा खराब, है ना, सड़ने करने लगेगा, स्पॉइल्ट होने लगेगा। नहीं देखते हो, ज़्यादा भोजन को छोड़ दो, स्पॉइल्ट होने लगता है, सड़ने करने लगता है, तो यानी वो रेंसिड हो रहा है। दूसरा, उसका स्मेल बहुत घटिया हो जाता है, उसका टेस्ट भी चेंज हो जाएगा। अब बता ना, चावल 2 दिन तक छोड़ दो, खाना आम चावल डाल लियो, अब छोड़ दो 2 दिन तक, वही खराब नहीं हो जाएगा वो, तो वही चीज़ है, तो वो चीज़ होता है। तो वो क्यों हो जाता है कि जो भोजन होता है वो ज़्यादा दिन तक रहने से वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, जिससे चलो क्या हो जाता है, रेंसिड हो जाता है, खराब हो जाता है, उसका स्मेल चेंज हो जाता है और उसका टेस्ट भी घटिया हो जाता है ना। तो यूजुअली हम लोग क्या करते हैं कि ये जब भोजन खराब ना हो लंबे समय तक रखने के लिए, तो हम लोग उन सब्सटेंसेस में ना हम लोग एंटीऑक्सीडेंट डालते हैं। अब ये जो एंटीऑक्सीडेंट है ये क्या करता है, फैट कंटेनिंग चाहे ऑयल कंटेनिंग फूड्स में ऐड करने से वो ऑक्सीडेशन को स्लो डाउन कर देते हैं, और है ना, ऑक्सीडेशन को स्लो डाउन करते हैं। तो जैसे आप लोग ना पैक्ड कंटेनर फूड आप लोग नहीं देखते हो, वो जैसे कि कोई नमकीन बिस्किट खा रहे हो तो पैक्ड कंटेनिंग होता है ना, होता है कि नहीं होता है? तो हम लोग उसमें ना एंटी ऑक्सीडेंट्स डाल देते हैं। तो एंटी ऑक्सीडेंट जैसे हम लोग डालेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं एंटी ऑक्सीडेंट्स लिखा होगा, तो जैसे हम लोग उसमें एंटी ऑक्सीडेंट्स डालते हैं तो वो सब्सटेंस जो होते हैं ना, वो सब्सटेंस होते हैं, वो फैट और ऑयल फूड पार्टिकल्स जो मटेरियल्स होते हैं वो ख़राब नहीं होता, उसमें ऑक्सीडेशन की जो प्रोसेस होती है वो लूज़ हो जाती है ना, जो उसको हम लोग एयर टाइट, क्योंकि उसमें एयर डालने नहीं डालते हैं, और उसमें हम लोग और क्या डालते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स डालते हैं। तो ये हो गया। और वो देखे होगी जितने भी जो चिप्स मैन्युफैक्चरर्स होते हैं ना, वो चिप्स के बैग्स में ना नाइट्रोजन गैस को डाल देते हैं। वो क्या एक तरीके का एंटीऑक्सीडेंट है ना, वो ज़्यादा तो वो भोजन को ख़राब होने नहीं देता है। अब देखिए ना, अब नहीं देख रहा, अब बात सुनो, जैसे कोई बिस्किट है, बिस्किट का पैकेट फट गया हल्का सा, है ना, और वो एयर घुस गया, उसमें ऑक्सीजन घुस गया, और अब एंटीऑक्सीडेंट्स कितना देर तक ऑक्सीजन को रिएक्शन कर सकते, कभी ना कभी खराब हो ही जाएगा। तब होता क्या है ना कि वो मेहरा जाता है, नॉर्मल भाषा में नहीं सुने, वो मेहरा जाता है, उसका टेस्ट खाए देखो वो कितना अजीब होता है, तो वो चीज़ होता है। तो ये हो गया रेंसिडिटी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपका ये चैप्टर समझ में आया होगा। मैं आप चैप्टर ख़त्म हो गया है ना। और इस चैप्टर का हमने जितना भी जो इम्पॉर्टेंट जो नोट्स है, इम्पॉर्टेंट नोट्स, तो नोट्स और साथ में हम लोग कह सकते हैं इसका जो भी है ना, नोट्स के साथ साथ इसका आपका जो मैं कह सकता हूँ अलग अलग का डेफिनेशंस मैं अपलोड करूँ, उसका अलग वीडियो बना के उस वीडियो में हमें ना नोट सारा मैं ना अपलोड कर दूंगा। तो वीडियो आप लोग का वो आराम से आप लोग देख लीजिएगा, और वो इम्पोर्टेंट वीडियो होगा, है ना। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि चैप्टर खत्म में ये क्वेश्चन आप लोग बना के ट्राई कीजिएगा। वाई डज कलर ऑफ कॉपर सल्फेट चेंज वैन दी आयरन डिप टू इट? कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन उसका कलर चेंज हुई, क्योंकि वो आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए आप लिख सकते हो, बना सकते हो, है ना। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल देना है आपको, सब्सटेंस को आइडेंटिफाई करना कि कौन सा ऑक्सीडाइज है और कौन सा रिड्यूस है, इसको आप आइडेंटिफाई कीजिए। मैंने आपको बता दिया, आप कर सकते हो बहुत आसान है। जैसे कि देखिए,
ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज है, और ये क्या है, ये रिड्यूस है, ये ऑक्सीडाइज है। ये रेडॉक्स रिएक्शन का भी एग्जाम्पल हो सकता है, आप लोग देख सकते हैं, है ना। मैं इसका एक आपको इसका चैप्टर का भी, एक्सरसाइज का भी एक वीडियो लाऊंगा, ठीक है। तो मैं वीडियो को यही समाप्त करते हैं। आप लोग वीडियो को, थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है, आधा घंटे का वीडियो हो गया है, तो आप लोग थोड़ा, है ना, अच्छे से पढ़िएगा चैप्टर को एक बार। अगर नहीं समझेगा 2-3 बार वीडियो देखिए, उसको समझिए, है ना। और मैं चैप्टर, ये पार्ट यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।